अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है, बच्चे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। एंड सेकेंडली हम देखेंगे मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। लेकिन बच्चे इस टॉपिक से जुड़े रहिएगा, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो आउट ऑफ बुक होंगी। इज़ इट क्लियर? सो बच्चे सबसे पहले हम इस टॉपिक में देखते हैं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, इसमें ये बात कही जा रही है कि पानी जो फ्लो कर रहा होता है, मतलब पानी जो बह रहा होता है, वो अपने रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट है, कोई भी बैरियर है, उस पर कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक, ये वो कौन से फैक्टर्स हैं, अनासिर हैं जिनके ऊपर वो वाटर फ्लो डिपेंड कर रहा है। तो इस टॉपिक के अंदर हम वो फोर्स मेजर करने की भी कोशिश करेंगे जो पानी ने लगाई होगी, किसके ऊपर, अपने रास्ते में आने वाली रुकावट के ऊपर। तो बच्चे हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इनिशियली ये बात कहेंगे कि हम मानते हैं कि हमारे पास वाटर है और वो फ्लो कर रहा है इस पाइप में से। आगे आपको बच्चे एक दीवार नज़र आ रही है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ये पानी गया और नॉर्मली मतलब 90 डिग्री के एंगल पे पानी टकराया किसके साथ, दीवार के साथ। ठीक, टकराने के बाद बच्चे ये पानी जो जा रहा था इस पाइप में से, वो पानी कहाँ आ गया बच्चे, रेस्ट पे आ गया, रुक गया। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल क्या करते हैं, लिखते हैं। हमको ये बात तो समझ आ गई है कि सपोज करते हैं वाटर है, फ्लो कर रहा है फ्रॉम अ पाइप एंड कोलाइड नॉर्मली विद अ वॉल, किसके साथ, वॉल के साथ नॉर्मली टकरा रहा है। आफ्टर कोलाइडिंग इट कम्स टू रेस्ट, वो कहाँ पे आ जाने वाला है सर, वो रेस्ट पे आने वाला है। तो हम इसको बच्चे थोड़ा मैथमेटिकल वैल्यूज देते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर। बच्चे जो पानी है उसकी सर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो बच्चे हमको पता है कि पानी जब इनिशियली फ्लो कर रहा था तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई थी, और उसको हम क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे। तो वी आई इज इक्वल टू, हमने क्या लिख लिया, वी लिख लिया। अब बच्चे हमने कहा कि टकराने के बाद क्या हुआ, जब वो इस दीवार के साथ टकरा गया तो हमने कहा वही वाटर कहाँ पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, वो पानी रुक गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे फाइनल वेलोसिटी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी किसकी सर, ऑफ द वाटर, वाटर की ही, ऑफ वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, वी एफ। और हमने कहा पानी तो रेस्ट पे आ गया, रुक गया, तो बच्चे वी एफ क्या हो गई, वो ज़ीरो हो गई। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम वी एफ क्या लिख लेंगे, ज़ीरो लिख लेंगे। वो जो पानी फ्लो कर रहा है उसका मैस कितना है, तो बच्चे मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर, बच्चे वो जो पानी फ्लो कर रहा है उसका मैस कितना है, एम है। और वो तो चेंज नहीं हुआ ना, वो जो यहाँ पे था वही वहाँ पे है। हमने क्या चेक करना है कि वो जो पानी जा रहा था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, उसने दीवार पे कितनी फोर्स लगाई। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बच्चे हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, और हम बहुत अच्छे से न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ के आ चुके हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, किसकी इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब बच्चे देखिए डेल पी क्या है, ये मोमेंटम में चेंज है। मोमेंटम क्या होता है, मोशनल इफेक्ट, पानी का जो मोशनल इफेक्ट है वो चेंज हो रहा है। पहले मोशनल इफेक्ट क्या था, ज़्यादा था, बाद में मोशनल इफेक्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, तो मोमेंटम में चेंज आया। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि मोशनल इफेक्ट किसका चेंज हो रहा है, पानी का चेंज हो रहा है। ठीक है, कौन चेंज कर रहा है, सर एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स किसकी है, वो फोर्स तो सर दीवार लगा रही है, ये वाली। तो ये वाली जो फोर्स है बच्चे ये किसकी होगी, दीवार की फोर्स होगी, एफ वॉल। बच्चे वो फोर्स जिसने पानी का मोमेंटम चेंज किया, कितने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर, हो सकता है 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो। तो अब मोमेंटम क्या होता है बच्चे, एम वी एफ माइनस एम वी आई फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी टाइम, डेल्टा टी टाइम जो चेंज आएगा। इज इट क्लियर? अब बच्चे फाइनल कितनी है वेलोसिटी, सर वो तो 0 है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे एम वी एफ 0 माइनस
mvi, इनिशियल कितनी है सर, वो तो v है, तो v डिवाइडेड बाय टाइम क्या लिख लेते हैं t। इज इट क्लियर? सो जितना भी टाइम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा चेंज आया टाइम में, इज इट क्लियर? तो हमने t लिख लिया। अब बच्चे क्या हुआ, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, -mv/t। तो बच्चे ये तो वो फोर्स है जो वॉल ने लगाई है, दीवार ने लगाई है, किसके ऊपर, पानी के ऊपर। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमने कहा था कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, पानी जो फोर्स लगा रहा है दीवार पे। तो हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या सर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। सर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ है, वो क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। रिएक्शन मैग्नीट्यूड में किसकी इक्वल होगा, एक्शन में, और उस डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगा वो एक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। इज इट क्लियर? तो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था। तो बच्चे अगर ये वॉल ने फोर्स लगाई है तो पानी जो फोर्स लगाएगा दीवार पे वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। अगर ये एक्शन है, वॉल की जो फोर्स है ये एक्शन है, तो पानी जो फोर्स लगाएगा वो क्या हुआ सर, वो रिएक्शन हुआ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एफ वॉल इज इक्वल टू एफ वाटर। लेकिन देखें एफ वाटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहां पे ये बात समझ लीजिए, हमने एफ वाटर निकालना है, तो एफ वॉल हमारे पास क्या आई, वो हमारे पास है -mv/t इज इक्वल टू एफ वाटर जो हमने निकालनी है बच्चे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एफ वाटर की वो इसके क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हम बाहर क्या ले लेंगे, साइन नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा बच्चे, कैंसिल कर देगा। क्योंकि अगर बच्चे दीवार ने इधर फोर्स लगाई है तो पानी ने इधर फोर्स लगाई है, तो इस वजह से हमने उस वॉल के साथ क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, प्लस। तो बच्चे आपके पास एफ वाटर जो आएगी, जो पानी फोर्स लगा रहा है दीवार के ऊपर, वो किसकी इक्वल आ जाएगी, एफ वाटर, मैं यहां पे लिख देता हूं, इज इक्वल टू किसकी इक्वल आई बच्चे, माइनस माइनस से कैंसिल, mv/t। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई v, मैस डिवाइडेड बाई बच्चे टाइम। जो आपका मैस, पानी का जो मैस है टाइम t के अंदर जो फ्लो कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। इज इट क्लियर? तो आपके पास जो पानी ने फोर्स लगाई है बच्चे दीवार के ऊपर, वो किसकी इक्वल है, mv डिवाइडेड बाई t के है। अगर याद रखिएगा बच्चे, मैस यहाँ पे टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, पानी की कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? और अगर टाइम कम होगा तो पानी जो फोर्स लगाएगा दीवार पे वो क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर मैस कांस्टेंट है। अब बच्चे मान लेते हैं हमारे पास जो पानी है वो मान लेते हैं 50 लीटर है, तो 50 लीटर 2 सेकंड में टकरा रहा है और 50 लीटर 10 सेकंड में टकरा रहा है। तो 2 सेकंड में अगर 50 लीटर पानी टकराएगा तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और कम फोर्स लगाएगा। और अगर वो 2 सेकंड में टकराएगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, पानी उतना ही है, कितना है, 50 लीटर। अगर वो 10 सेकंड में टकराता है तो 10 सेकंड टाइम ज्यादा हो गया, फोर्स कम हो जाएगी। लेकिन वही पानी है 50 लीटर, वो 2 सेकंड में टकराता है तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? सो v क्या है, वेलोसिटी। तो बच्चे वाटर का जो फोर्स है वो इन पे डिपेंड करती है, मैस पे, वेलोसिटी पे। ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा फोर्स, कम वेलोसिटी कम फोर्स, ज्यादा मैस ज्यादा फोर्स, ज्यादा कम मैस कम फोर्स, टाइम ज्यादा फोर्स कम, टाइम कम फोर्स ज्यादा। तो ये था बच्चे हमारा टॉपिक, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। इसको अच्छे से समझिए और नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो को बहुत अच्छे से देखा था। बच्चे समझते हैं इसको कि मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या है। इसको समझने के लिए हम बुक से बाहर भी जाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो बच्चे साथ रहिएगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ब्लास्ट होता है, कोई भी धमाका होता है, तो वहाँ पे जो मोमेंटम होता है वो पहले और बाद में क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन याद रखिएगा वो ब्लास्ट जो हो रहा है वो सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर बाहर से तो बच्चे कोई फोर्स नहीं लग रही होती, लेकिन अंदर हो सकता है लाखों करोड़ों फोर्सेज मौजूद हों। इज इट क्लियर? उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो जो एक्सप्लोजन्स होते हैं
हैं बच्चे याद रखिएगा बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, अंदर ही जो यूरेनियम क्या होता है बच्चे वो क्या होता है जेनरेट होता है, उसको आग लगती है तो वो क्या होता है 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में क्या हो जाता है या 100 पार्ट्स में क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एक्सप्लोजन हो जाना। इसी तरह बुलेट एंड गन है, तो बुलेट और गन भी बच्चे एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वहाँ भी टोटल मोमेंटम क्या रहता है बिफोर और आफ्टर सेम होता है। बुलेट जो होता है वो एक अंदर पाउडर होता है गन के जो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुश करता है, तो एक्शन और रिएक्शन होता है, बाहर से बच्चे कोई फोर्स नहीं लग रही होती। तो वहाँ पे भी हम ये बोलेंगे कि ये वाली एग्जांपल आज हम इसको देखेंगे मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बच्चे समझाना चाहूँगा सर क्या कि मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास एक शेल है लाइक दिस, क्लियर। इसने क्या होना है बच्चे ये अभी रेस्ट पे है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम पी आई क्या है 0 है क्योंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं है। अब ये जब नीचे आया तो क्या हुआ, इसका मोमेंटम इसको मिला क्योंकि इसको वेलोसिटी मिली, तो मान लेते हैं इसका मोमेंटम कितना हो गया सर mv हो गया। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक दिस, क्लियर। अब हम कहते हैं कि वो जब यहाँ पे आया तो वो 2 फ्रैगमेंट्स में चला गया। कितने फ्रैगमेंट्स में सर 2 फ्रैगमेंट्स में। एक उसका फ्रैगमेंट बच्चे उस डायरेक्शन में चला गया, मान लेते हैं ये, इसको हम मान लेते हैं इसका जो मोमेंटम था m1v1 था जो उधर को चला गया लाइक दिस, और एक इधर को चला आया जिसका मोमेंटम हम मान लेते हैं m2v2। तो अब बच्चे देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये तो अलॉन्ग द पॉजिटिव x जा रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं प्लस m1v1। ये कहाँ आ रहा है, मान लेते हैं अलॉन्ग द नेगेटिव x एक्सिस, तो माइनस m2v2। ये कौन सा मोमेंटम था, ये तो फाइनल था, इज इट क्लियर। ये तो फाइनल है। इनिशियल कितना था सर, इनिशियल तो 0 था, इज इट क्लियर, क्योंकि इसके पूरे शेल का मोमेंटम इनिशियल में क्या था 0 था। तो अगर बच्चे ये प्लस 50 है इसका, तो इसका कितना है माइनस 50, तो टोटल कितना हो गया, वो तो 0 ही हो गया। तो हमने भी तो यही बोला था कि कोई भी एक्सप्लोजन होगा वहाँ पे पहले वाला मोमेंटम बाद वाले मोमेंटम के इक्वल होगा। बाद वाला मोमेंटम इस केस में 100 माइनस 100 200 माइनस 200, नेट रिजल्ट 0 ही होगा। इज इट क्लियर। सो इसको बच्चे अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो हमारी बुक में जो किया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप कि ये जो हमारे पास शेल इधर आया, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये मान लेते हैं हमारे पास ये शेल जो इधर आया इसकी वेलोसिटी है v1 और मास कितना है इसका m1। ये जो बच्चे इधर गया उसकी हम मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है v2 और मास कितना है m2। तो अकॉर्डिंग टू बच्चे हेड टू टेल रूल इस वेक्टर में ये जो हमारे पास v1 है या मोमेंटम m1 v1 है, उस वेक्टर को उठा के इसमें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल लाइक दिस। इज इट क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा m2 v2। इज इट क्लियर। अब ये जो ऊपर से आ रहा था शेल जो यहाँ पे आके 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक हिस्से का मोमेंटम कितना है m2 v2 जिसको ये शो कर रहा है, ठीक। एक हिस्से का मोमेंटम कितना है m1 v1। तो बच्चे ये किसके, ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जिसका हेड हेड के साथ मिलेगी और टेल टेल, और वो ये वाला वेक्टर है। और वो ओरिजिनल वेक्टर जो ओरिजिनल वेक्टर है mv, इसका मोमेंटम कितना है mv। तो हमारे पास देखें ये mv किसकी इक्वल है m1 v1 m2 v2 के। इज इट क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो मोमेंटम है mv ये इक्वल है किसके, m1 v1 के प्लस m2 v2 के। जितना ये होगा उतना ही, अगर ये 100 है तो ये प्लस 100 और प्लस सॉरी 100 तो ये प्लस 50 तो टोटल तो 100 ही होगा। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू हेड टू रेल भी हम इसको ये कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम क्या होता है किसी भी एक्सप्लोजिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अब बच्चे हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं सर, वो क्या, वो ये बच्चे कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने कंप्रेस किया हुआ है, फोर्स लगा के छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो मैसेज वापस आएंगे। तो बच्चे जब इनिशियल यहाँ पे मैस m2 की बात करें तो वेलोसिटी v2 भी 0, तो इसका मोमेंटम 0। इसकी वेलोसिटी v1 भी क्या है 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी 0। जब छोड़ा हमने फोर्स लगाई हुई तो इसकी वेलोसिटी क्या बन गई v2 और इसकी वेलोसिटी क्या बन गई सर v1। इज इट क्लियर। अब क्या हुआ बच्चे, ये अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस है, ये अलॉन्ग द माइनस नेगेटिव एक्सिस है। तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सर फाइनल कितना है और इनिशियल कितना है, ज़रा हमें चेक करके बताइए। तो बच्चे इनिशियल तो 0 है, आपके सामने हमने देखा, इसका भी 0 उसका भी 0 प्लस सॉरी आगे
इसका कितना होगा m1 का, तो वो अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस m1 v1, इसका कितना होगा अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस m2 v2। इज इट क्लियर? तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, इसको हम यूँ लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इज इट क्लियर? तो बच्चे हम यही बात तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो हम उस आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर ये कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम पहले और बाद वाला इक्वल होगा, ये +50 ये फिर -50, ये +100 ये -100। याद रखिएगा बच्चे, अगर इफ़ m1 इक्वल होगा m2 के, अगर ये दोनों मैसेज बराबर होंगे तो इनकी वेलोसिटी भी बराबर होगी, v1 इक्वल होगी v2 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बोल रहा हूं कि बच्चे क्या, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे m1 इक्वल हुआ m2 के, तो याद रखिएगा इनकी वेलोसिटीज भी v1 और v2 क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर मैं कहता हूं कि m1 जो है ये ग्रेटर है m2 से, फिर क्या होगा, अगर m1 ग्रेटर हुआ m2 से, तो बच्चे जो मैस बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ए किसकी इक्वल होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f/m। तो जिसका बच्चे मैस ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो m1 बड़ा है तो m1 की जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? m2 छोटा है तो m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, बड़ी हो जाएगी। मतलब m1 अगर बड़ा है किससे, m2 से, तो m1 स्लो से उधर जाएगा, m2 तेजी से उधर आएगा। इज इट क्लियर? फोर्स एक जितनी लगी, जितना मोमेंटम इसका उतना ही मोमेंटम उसका, लेकिन उसका मैस ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई बच्ची, m1 सारी बड़ा है, m1 बड़ा है तो उसका मैस ज़्यादा है, वेलोसिटी कम हो गई। m2 छोटा है, मैस कम है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नेट रिजल्ट सेम है। इज इट क्लियर? ये ऐसी बात है जैसे एक बंदा लिखता है 10 × 10 100, एक बंदा लिखता है 2 × 50 इज इक्वल टू 100, तो नेट रिजल्ट तो सेम है। इधर अगर मैस ज़्यादा है तो इधर क्या है बच्चे, वेलोसिटी कम है। इज इट क्लियर? और एक और इसको हम यूँ लिख लेते हैं 5 × 20। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पे मैस ज़्यादा है, वेलोसिटी कम हो गई। इज इट क्लियर? और इस केस में हम ये देखते हैं कि 20 × हम 5 करते हैं, तो मैं यहाँ पे देखें मैस कम हो गया, वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो नेट रिजल्ट तो सेम है। तो इस सेंस में बच्चे हम ये एग्जांपल देखते हैं, तो v1 बच्चे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा v2 से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इसी तरह बच्चे ये दूसरा के एक और केस भी है कि अगर m1 लेस हो जाता है m2 से, m1 लेस हो जाता है m2 से, तो फिर क्या होगा बच्चे, देखिए जिसका मैस कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो m1 कम है तो इसकी वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। m2 बड़ा है तो उसका बच्चे क्या होगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये केस भी बच्चे आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब हम मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सर वो क्या, हम देखते हैं गन और बुलेट का एग्जाम्पल। हमारे पास एक गन है सर, वो कैसे, इधर देखिए बच्चे, लाइक दिस। सर वाह, बड़ा ज़बरदस्त गन बनाया आपने। चलें जी, ये ट्रिगर है। अच्छा यहाँ पे एक बुलेट है। इज इट क्लियर? ये दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम कितना है, मान लेते हैं मैस कितना है बुलेट का m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v, लेकिन v तो 0 होगी क्योंकि वो रुका हुआ है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई, बुलेट की 0 आ गई। मैस किसका है, गन का m, वो इनिशियली रुका हुआ है तो गन भी, तो उसकी वेलोसिटी 0, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, 0। ये क्या, इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, 0। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बच्चे अब देखें इनिशियल कितना है, 0, तो फाइनल कितना होगा बच्चे, बुलेट कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। इज इट क्लियर? तो हम उसको मैस मान लेते हैं m और वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं v। इज इट क्लियर? क्योंकि मोमेंटम तो है, लेकिन बुलेट आगे गई है तो रिएक्शन में गन कहाँ आई है, पीछे आई है। तो ये इधर आई तो इसको हम -x में लें और इसको +x में लें, तो ये क्या आ जाएगा, -m, और इसकी वेलोसिटी गन की क्या हो गई, v'।
अब बच्चे यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, आप कहते हैं कि मोमेंटम सर कांस्टेंट है, तो जितना बुलेट को आगे जाना चाहिए था गन को भी उतना ही पीछे आना चाहिए था। बच्चे बात सही है, लेकिन जिसका मैथ ज्यादा होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। गन का मैथ ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। इज इट क्लियर? मैथ क्या है, गन का ज्यादा, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मोमेंटम सेम ही है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये 200 है, वो भी 200 है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एम वी प्राइम इज इक्वल टू एम वी। इसको मजीद यूं लिखा जा सकता है, एम इज इक्वल टू या वी प्राइम इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई एम। देखिए इस रिलेशन से क्लियर नजर आ रहा है, मैथ ज्यादा होगा तो बच्चे जो गन की वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर राइफल का मैथ कम होगा तो बच्चे क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वो भी तेजी से पीछे आएगी, और जो बंदा उसको हिट कर रहा होगा उसका अपना क्या होगा, शोल्डर डैमेज हो जाएगा। इसी तरह बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा तो गन की भी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये रिलेशन आप अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा। ये बच्चे हमें क्लियर बता रहे हैं ये रिलेशन कि कोई भी बच्चे जो एक्सप्लोजिव फोर्सेस होता है, एक्सप्लोजन होता है, वहां पे क्या होता है, टोटल मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, वहां पे टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने बुलेट और गन का एग्जाम्पल आपकी बुक में से लिए है, हमने इस एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल आपकी बुक से लिए है, लेकिन हमने ये वाला एग्जाम्पल हमें आउट ऑफ बुक दिए है, जस्ट आपको समझाने के लिए हाइपोथेटिकली। क्लियर? तो और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। बच्चे सोचा करें, क्रिएटिव माइंड रखा करें ताकि न्यू आइडियाज़ आएँ और न्यू वर्क करें आप। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।